हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। यदि आप भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं तो उसमें जीके में खास करके स्टैटिक जीके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। स्टैटिक जीके का मतलब आपका सारा सब्जेक्ट आ जाता है। तो साथियों, एनटीपीसी की तैयारी के लिए हमने जो नोट्स बनाए थे उसी नोट्स को हम आप लोगों के सामने लाए हैं। इसमें सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे बल्कि उसके साथ चीज़ों को कनेक्ट करके भी बताएंगे। एनटीपीसी हमारा नहीं हो पाया था, टाइपिंग डिस्क्वालीफाई कर गए थे। पटना बोर्ड से हम थे, नहीं तो हमारा सिलेक्शन 100% था। लेकिन अब मिशन एमटीएस है हमारा। तो चलिए शुरू करते हैं। टोंगा एक गर्त है। टोंगा गर्त है, किस महासागर में है टोंगा गर्त? याद रखिएगा, प्रशांत महासागर में है। प्रशांत महासागर में कौन सा गर्त है? तो याद रखिएगा, टोंगा गर्त। वहीं पर इंडोनेशिया की राजधानी पूछें तो जकार्ता है। इंडोनेशिया में झील है एक, टोबा झील। क्या नाम है? टोबा झील। और इसी झील को कहते हैं हनीमून झील। इसी टोबा झील को क्या बोलते हैं? हनीमून झील बोलते हैं। वहीं पर एक है सागर, अड़ल सागर। क्या नाम है? अड़ल सागर। ये जो है लैंडलॉक्ड सागर है। अड़ल सागर कैसा सागर है? तो याद रखिएगा, ये लैंडलॉक्ड सागर है। तो ये अगर लैंडलॉक्ड है तो ये किन दो देशों से घिरा हुआ है? तो याद रखिएगा, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, इन दोनों से घिरा हुआ है लैंडलॉक्ड सागर, अड़ल सागर। सागर से, महासागर से जो धाराएं चलती है वो ठंडी भी होती है, गर्म भी होती है। यहाँ से आपका सवाल बनता है कि ठंडी जलधाराओं के नाम बताएं। तो याद रखिएगा, क्यूराइल, लेब्राडोर और कैनेडी। क्यूराइल, लेब्राडोर और कैनेडी, ये सभी जो है ठंडी जलधारा है। याद कैसे रखना है? देखिए, क्यूरे डोर से बांध करके किनारा कर देंगे ना, तुरंत ठंडा जाओगे। तो ये छोटा सा ट्रिक बनता है जिसमें कि आपको याद रहेगा, क्यूराइल, दूसरा लेब्राडोर और तीसरा जो है कैनेडी। ये सभी जलधाराएं जो हैं वो ठंडी जलधाराएं हैं। प्रवाल द्वीप की बात करें, प्रवाल द्वीप का मतलब क्या होता है? तो याद रखिएगा, अंतःस्थलीय समुद्र। अंतःस्थलीय समुद्र को ही कहते हैं प्रवाल द्वीप। आगे है क्यूरोसियो धारा। क्यूरोसियो धारा जो है एक गर्म जलधारा है, जो कि काला पानी धारा के भी नाम से जाना जाता है। क्यूरोसियो धारा को किस धारा के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, काला पानी धारा। तो मान लीजिए कोई रुस गया, कोई रुस गया तो उसका मुंह कैसा दिखने लगता है? काला। कोई रुस गया तो उसका मुंह कैसा दिखने लगता है? काला। तो क्यूरोसियो धारा को जो है काला पानी धारा भी कहा जाता है। गल्फ स्ट्रीम की बात करते हैं, जो कि गर्म जलधारा है। ये जैसे कि अगर हम देखें, ये आपका अगर अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर भी दो है, एक है आपका उत्तरी अटलांटिक, दूसरा है दक्षिणी अटलांटिक। तो उत्तरी अटलांटिक में ही आपका चलता है गल्फ स्ट्रीम। उत्तरी अटलांटिक में चलता है आपका गल्फ स्ट्रीम। वहीं पर कैलिफोर्निया धारा की बात करें तो ये जो है प्रशांत महासागर से संबंधित है। कैलिफोर्निया धारा जो है वो प्रशांत महासागर से। यदि आप अमेरिका को देखें तो एक उत्तरी अमेरिका, एक दक्षिणी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के यहाँ पर है आपका कैलिफोर्निया और इधर है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर इधर है। तो फिर इससे संबंधित जो धाराएं होंगी वो भी तो प्रशांत महासागर का ही ना होगा। तो वही कहा रहा है इसमें। अटलांटिक महासागर से संबंधित कुछ धाराओं के, जैसे किनारी धारा। अभी तुरंत हमने देखा कि किनारी धारा जो है वो कैसी धारा है? तो ठंडी जल धारा है। और ये अगर देखें तो किनारी धारा जो है वो अटलांटिक महासागर से संबंधित है। अगर हम उत्तरी अटलांटिक को इस तरह से देखें, यहाँ पर आपका यूरोप है और फिर यहाँ पर आपका यहाँ पर आपका अफ्रीका है। तो यहाँ जो है वो हवाएं चलती, वो धाराएं चलती है। कौन सी? किनारी धारा। याद रखिएगा। गल्फ स्ट्रीम, अभी तुरंत हमने आपको बताया कि गल्फ स्ट्रीम जो है वो गर्म जलधारा है।
OTEC का फुल फॉर्म याद रखिएगा, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। अगर हम लोग महासागर में सर्वाधिक लवणता की बात करें तो वो है सरगासो। उत्तरी अटलांटिक महासागर में सरगासो एक ऐसा जगह है जो सर्वाधिक लवणता इसमें पाया जाता है। अगर हम इसके स्थिति की बात करें तो ये जो है आपको उत्तरी अटलांटिक महासागर में है और इसके पूर्व में केनारी धारा है। उसके बाद उत्तरी अटलांटिक धारा भी है जो कि अटलांटिक महासागर के उत्तर में चलती है, और गल्फ स्ट्रीम जो कि आपको उत्तरी अमेरिका के पूर्वोत्तर भाग में इस तरह की धारा चलती है। कौन सी? तो गल्फ स्ट्रीम कैसा है? तो गर्म जलधारा है, ग से गल्फ और ग से गर्म। वहीं पर अगर हम लोग ये आपका मान लीजिए भूमध्य सागर है, भूमध्य रेखा है, इक्वेटोरियल लाइन है, इक्वेटर है यहाँ पर, और अगर हम बात करें तो ये है आपका सरगासो, और फिर इधर है आपका केनारी धारा, और फिर इधर है उत्तरी अटलांटिक धारा, इधर है आपका गल्फ स्ट्रीम। लेकिन इधर जो है आपका वो क्या हो जाएगा? उत्तरी अटलांटिक का इक्वेटोरियल धारा होगा, उत्तरी अटलांटिक का इक्वेटोरियल धारा होगा यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये आपका दक्षिणी अमेरिका है और इधर आपका उत्तरी अमेरिका है। तो पेरू जो है इस तरह से, पेरू धारा जो है वो एक ठंडी धारा है, याद रखिएगा। पेरू धारा कैसी धारा है? तो ठंडी धारा है। और ये जो है अगर हम इसको अगर हम भूमध्य रेखा बोलें तो ये जो है दक्षिण से उत्तर की ओर चलती है, दक्षिण से उत्तर की ओर चलती है, यानी कि ये जो है भूमध्य रेखा की ओर चलती है। कौन सी धारा? पेरू धारा। कौन सी धारा? पेरू धारा। और ये गर्म है या ठंडा है? तो याद रखिएगा ये ठंडी जलधारा है, पेरू धारा ठंडी जलधारा है। भाग्यनगर हैदराबाद का ही दूसरा नाम है, भाग्यनगर हैदराबाद का ही दूसरा नगर है। और इसकी स्थापना किन्होंने करी थी? तो याद रखिएगा कुली कुतुब शाह ने करी थी। कुली कुतुब शाह ने किस नगर की स्थापना करी थी? तो याद रखिएगा हैदराबाद। और कुली कुतुब शाह ने कब हैदराबाद नगर की स्थापना करी थी? याद रखिएगा 1591 ईस्वी में। अरबिंदो सोसाइटी का नाम सुनते होंगे। अरबिंदो सोसाइटी कहाँ है? तो आपको पता होगा ऑरोविले में है। ऑरोविले कहाँ है? तो पांडिचेरी में। आखिर पांडिचेरी तो पुदुचेरी, पांडिचेरी ये तो भारत के 4 राज्यों में है। ये ऑरोविले किस राज्य में है? तो तमिलनाडु के विलुपुरम जिले के पास में है। तमिलनाडु के विलुपुरम जिले के पास में जो पुडुचेरी है वहीं पर है ऑरोविले। ऑरोविले को प्रायोगिक नगर भी कहा जाता है, ऑरोविले को प्रायोगिक नगरी भी कहा जाता है। और साथ ही साथ याद रखिएगा ये अरबिंदो सोसाइटी जो है इसकी स्थापना किन्होंने करी थी? तो मीरा रिचर्ड ने करी थी। किन्होंने करी थी? मीरा रिचर्ड ने करी थी। किसकी स्थापना करी थी? तो अरबिंदो सोसाइटी की। अब बात करते हैं कि मीरा रिचर्ड ने अरबिंदो सोसाइटी की स्थापना करी कब थी? तो याद रखिएगा 1968 में। कब करी थी? 1968 में इन्होंने करी थी। ऑपरेशन विजय गोवा पर सबसे, अगर हम बात करें भारत में सबसे पहले पुर्तगाल आया और सबसे बाद में पुर्तगाल ही गया, लेकिन गया नहीं बल्कि उसको भगाना पड़ा। वो सोच रहा था कि गोवा पर हम अधिकार कर लें, तो गोवा से भगाने के लिए पुर्तगालियों के लिए को ऑपरेशन विजय चलाना पड़ा। ऑपरेशन विजय कब चलाया गया था? तो याद रखिएगा 19 दिसंबर 1961 को। 19 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय चलाया गया था गोवा से भगाने के लिए पुर्तगालियों को। शिमला कहाँ है? तो आपको पता होगा हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। लेकिन शिमला को जो है भारत का ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था। शिमला को क्या बनाया गया था? भारत का ग्रीष्मकालीन
राजधानी कब बनाया गया था? याद रखिएगा 1864 में। 1864 में शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था। वहीं पर एक मंडी जिला है, कुल्लू जिला है। ये दोनों जिला कहाँ पर है? याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में है। कुल्लू जिला या फिर मंडी जिला ये कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है। अब देखिए ऑरोविले में जो बनाया गया अरविंदो सोसाइटी, उसको किन्होंने बनाया था? मीरा रिचर्ड ने बनाया था, ये तो ठीक है। लेकिन उसके वास्तुकार कौन थे? तो याद रखिएगा रोजर एंगर। कौन थे? रोजर एंगर। क्या थे रोजर एंगर? तो वास्तुकार थे अरविंदो सोसाइटी का। आगे यदि हम लोग बात करें कि राजस्थान का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो याद रखिएगा जयपुर। जयपुर जो है वो राजस्थान का सबसे बड़ा नगर है। और यदि हम लोग पूर्व का पेरिस बोलें तो वो भी जयपुर ही है। गुलाबी शहर बोलें तो वो भी जयपुर ही है। अगर भारत का पूर्व का स्कॉटलैंड बोलें तो मेघालय है। और पूर्व का वेनिस बोलें तो कोच्चि है। कोच्चि कहाँ है? तो केरल में है। अगर हम लोग जयपुर नगर की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1727 ईस्वी में जयसिंह द्वितीय के द्वारा होता है। जयसिंह द्वितीय ने 1727 में किस नगर की स्थापना करी थी? तो जयपुर की स्थापना करी थी। ये एग्जाम में पूछा हुआ है, गुजरात का क्षेत्रफल बताइए। 1,96,024 वर्ग किलोमीटर। 1,96,024 वर्ग किलोमीटर है। तमिलनाडु और श्रीलंका, ये जो आप इस तरह से मैप देखते हैं और ये श्रीलंका देखते हैं, तो तमिलनाडु और श्रीलंका, इस पर सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? तो याद रखिएगा तमिल ज़्यादा बोली जाती है, सिंहली से भी ज़्यादा। क्योंकि जब राजराज प्रथम ने श्रीलंका को जीता था और फिर राजेंद्र प्रथम ने पूरे श्रीलंका को जब जीत लिया था, तो बहुत सारे तमिल लोग वहाँ पर गए। जब वहाँ पर गए, वहाँ पर बस गए, तो वहाँ पर अपनी भाषा, अपनी संस्कृति तो लेकर के ही जाएंगे ना। कोलकाता। कोलकाता शहर का कुछ उपनाम है जो एग्जाम में पूछा जाता है। सिटी ऑफ जॉय किसको कहा जाता है? तो कोलकाता को कहा जाता है। भारत का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? कोलकाता को कहा जाता है। महलों का शहर ये किसको कहा जाता है? कोलकाता को कहा जाता है। सबसे पहली बात यहाँ देखें, भारत का प्रवेश द्वार, भारत का प्रवेश द्वार कौन सा है? कोलकाता है। भारत पर अंग्रेज़ों का जो आगमन हुआ और भारत में अंग्रेज़ों का विस्तार जो शुरू हुआ वो कोलकाता से ही हुआ था। इसीलिए भारत का प्रवेश द्वार कोलकाता को कहा गया। और फिर जब आया तो बहुत सारे महल उन्होंने बनाए, तो महलों का शहर भी उसी को कहा जाता है। फोर्ट विलियम जो कि कोलकाता में ही है। सिटी ऑफ जॉय, और वो खूब इंजॉय करने लगा, तो ये कहाँ होगा? तो कोलकाता में होगा। महाराष्ट्र में कोंकण जो बोला जाता है, कोंकण महाराष्ट्र में है। मराठवाड़ा महाराष्ट्र में है। विदर्भ महाराष्ट्र में है। फिर से कोंकण महाराष्ट्र में है, मराठवाड़ा महाराष्ट्र में है, विदर्भ महाराष्ट्र में है। राजस्थान में कुछ जिले का आप नाम याद रखें, टोंक, नागौर, सीकर, ये सभी राजस्थान के जिले हैं। टोंक, नागौर और सीकर। अभी तुरंत हमने बताया पूर्व का वेनिस किसको कहा जाता है? कोच्चि को। देखिए दो शब्द हैं, एक कसौली, दूसरा करौली। करौली का जब नाम आए तो करौली जो है वो है आपको राजस्थान में, वहीं पर कसौली की बात आए तो कसौली जो है वो है आपको हिमाचल प्रदेश में। बुनकरों का शहर किसको कहा जाता है? तो याद रखिएगा पानीपत को। बुनकरों का शहर किसको कहा जाता है? तो पानीपत को कहा जाता है। पर्यटकों का स्वर्ग किसको कहा जाता है? तो पुष्कर को कहा जाता है। पर्यटकों का स्वर्ग किसको कहा जाता है? पुष्कर को कहा जाता है। पुष्कर है कहाँ? तो राजस्थान में है। जब हम कटरा बोलते हैं तो याद रहना चाहिए कटरा का मतलब जम्मू कश्मीर। कटरा जो है वो जम्मू कश्मीर में ही है।
अमरनाथ मंदिर, ये अमरनाथ मंदिर जो है वो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। अमरनाथ मंदिर कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। तो अमरनाथ मंदिर जो है जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में है। अ से अमरनाथ, अ से अनंतनाग में है। और ये अनंतनाग जो है वो किस नदी पर है? तो याद रखिएगा झेलम नदी पर है। अनंतनाग किस नदी पर है? झेलम नदी पर है। और झेलम नदी पर ही श्रीनगर भी है। फिर से एक बार कर लेते हैं। अमरनाथ मंदिर किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है। अमरनाथ मंदिर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में है। अनंतनाग झेलम नदी पर है और झेलम नदी पर ही श्रीनगर भी स्थित है। अगर हम लोग भारत के स्वर्ग की बात करें तो वो है कश्मीर। भारत का स्वर्ग किसको कहा जाता है? कश्मीर को। भारत का स्विट्जरलैंड किसको कहा जाता है? तो कश्मीर को। पुरी, पुरी में जो है उड़ीसा में जो है पुरी में जो है भगवान जगन्नाथ की पूजा होती है। भगवान जगन्नाथ का मतलब याद रखिएगा भगवान श्री कृष्ण। और वहाँ पर दो मंदिर भी है, एक है बालभद्र और दूसरा है सुभद्रा। बालभद्र सुभद्रा ये दोनों जो मंदिर हैं वो कहाँ पर हैं? तो पुरी में ही है, जिसको किन्होंने बनवाया था? चोटगंग ने बनवाया था। किन्होंने बनवाया था? चोटगंग ने बनवाया था। और नीलांचल पहाड़ी असम में तो है ही, और एक और नीलांचल पहाड़ी कहते हैं जिस पर कि सुभद्रा और सुभद्रा और बलभद्र मंदिर स्थापित है। ऊटी, जिसको कि उटक मंडलम भी बोलते हैं। ऊटी, जिसको कि उटक मंडलम भी बोलते हैं, ये किस पहाड़ी पर स्थित है? तो याद रखिएगा नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है ऊटी या उटक मंडलम। और ये जो नीलगिरी पहाड़ी जो स्थित है वो इसका कुछ हिस्सा कर्नाटक में भी है, कुछ हिस्सा केरल में भी है और कुछ हिस्सा तमिलनाडु में भी है। हाफलॉन्ग हिल, हाफलॉन्ग हिल कहाँ है? तो याद रखिएगा असम में है। हाफलॉन्ग हिल कहाँ पर है? तो असम में है। जम्मू, जम्मू किस नदी पर स्थित है? याद रखिएगा तवी नदी पर है। जम्मू किस नदी पर स्थित है? तो याद रखिएगा तवी नदी पर स्थित है। ऊटी, जिसको कि पर्वत स्थलों की रानी कहा जाता है। पर्वत स्थलों की रानी किसको कहा जाता है? तो याद रखिएगा ऊटी को। आगे हम बढ़ते हैं। आगे कुछ इस तरह से सवाल है। ये जो पालनी पहाड़ी, आपको पता होगा पालनी पहाड़ी जो है वो तमिलनाडु में है। और तमिलनाडु में एक ज़िला है डिंडीगुल ज़िला। क्या नाम है? डिंडीगुल। वहीं पर है पालनी पहाड़ी। और पालनी पहाड़ी पर जो एक चोटी है, उस एक जगह है, उसका नाम है कोडईकनाल। क्या नाम है? कोडईकनाल। इसको पर्वत पर्यटन स्थलों की रानी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? पर्वत पर्यटन स्थलों की रानी। अभी तुरंत हमने देखा था पर्वत स्थलों की रानी, पर्वत स्थलों की रानी वो किसको कहा जाता था? तो ऊटी को कहा जाता था। पर्वत स्थलों की रानी किसको कहा जाता था? ऊटी को। लेकिन वहीं पर पर्वत पर्यटन स्थलों की रानी किसको कहा जाता है? तो कोडईकनाल को। ये एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। अगर हम लोग गुजरात में गुजरात नहीं, महाराष्ट्र में औरंगाबाद जो शहर है वो किस नदी पर स्थित है? तो औरंगाबाद जो है वो काउम नदी पर है। औरंगाबाद जो है वो काउम नदी पर है। तिरुचिरापल्ली जो कि तमिलनाडु में है वो किस नदी पर है? तो याद रखिएगा कावेरी नदी पर है। तिरुचिरापल्ली किस नदी पर स्थित है? तो कावेरी नदी पर स्थित है। वहीं पर नेल्लौर कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। किस नदी पर है? याद रखिएगा पेन्नार नदी पर है। नेल्लौर जो है वो पेन्नार नदी पर स्थित है। याद रखिएगा टाइफून एक चक्रवात है। टाइफून क्या है? एक चक्रवात है जो कि चीन जापान पर
आता है। चीन जापान में ये आता है टाइफून चक्रवात। अगर हम बात करें सहारा रेगिस्तान में एक शुष्क पवन है जिसका कि नाम है हरमट्टन। क्या नाम है? हरमट्टन। क्या है हरमट्टन? तो सहारा रेगिस्तान में एक शुष्क पवन है, सहारा रेगिस्तान में शुष्क पवन है हरमट्टन। ये जो है पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है, पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है। पश्चिमी तट पर कैसा हवा चलता है? तो उष्ण और आर्द्र चलता है। कैसा चलता है? उष्ण और आर्द्र चलता है। और इस पर जब शुष्क पवन चलता है हरमट्टन, तो इसको जो है ना डॉक्टर हवा कहा जाने लगता है। क्या कहा जाने लगता है? इसको डॉक्टर हवा कहा जाने लगता है। लेकिन कहाँ पर? तो गिनी में। फिर से जैसे कि ये आपका अफ्रीका है और सहारा रेगिस्तान जो है इसके पश्चिमी क्षेत्रों में ही यह फैला हुआ है। तो ये जो अफ्रीका के पश्चिमी तट पर है वो कैसा हवा चलता है, कैसा वायु रहता है? उष्ण और आर्द्र रहता है, उष्ण और आर्द्र रहता है। यहाँ पर जब शुष्क पवन हरमट्टन चलता है, यहाँ पर जब शुष्क पवन हरमट्टन चलता है तो ये बहुत ही ज़्यादा राहत पहुँचाने का काम करता है। इसीलिए इसको गिनी में जो है ना डॉक्टर हवा के नाम से जाना जाता है, डॉक्टर हवा के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें फ्रांस, फ्रांस में जो चक्रवात आता है उसका नाम क्या है? तो मिस्ट्रल है। फ्रांस में चलने वाले चक्रवात को क्या कहते हैं? मिस्ट्रल कहते हैं। वहीं पर वेस्ट इंडीज में प्रभंजन हरिकेन है, वेस्ट इंडीज में प्रभंजन या हरिकेन है। स्पेनिश में भी वही चीज़ बात है। सीडर एक तूफान आया था 2007 में। सीडर जो है वो एक तूफान आया था बांग्लादेश में। कब? 2007 में। इसके बाद है अहमदाबाद। अहमदाबाद में कांकरिया झील है। उसके बाद हठी सिंह जैन मंदिर है, साबरमती आश्रम है। ये सभी कहाँ है? तो अहमदाबाद में है। अहमदाबाद में क्या क्या है? कांकरिया झील है, हठी सिंह जैन मंदिर है और साबरमती आश्रम है। अहमदाबाद में क्या क्या है? फिर से अहमदाबाद में क्या क्या है? कांकरिया झील है, साबरमती आश्रम है और हठी सिंह जैन मंदिर है। अगर हम लोग आगरा शहर की बात करें तो आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने करी थी। आगरा शहर की स्थापना किन्होंने करी थी? तो सिकंदर लोदी ने करी थी। कब करी थी? 1504 में। 1504 में आगरा की स्थापना किन्होंने करी थी? तो सिकंदर लोदी ने। अभी हम लोग देखें पेरू जो है वो जलधारा कैसा था? तो ठंडी जलधारा था। वहीं पर एल नीनो की बात करेंगे। एल नीनो जो धारा है वो एक गर्म जलधारा है। वो कैसा जलधारा है? तो गर्म जलधारा है। और एल नीनो जलधारा को ही बोलते हैं विपरीत धारा। क्या बोलते हैं? एल नीनो धारा को विपरीत धारा कहते हैं। पेरू एक धारा था। यहाँ पर फिर से हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। ये देखिए पेरू धारा था जो कि ठंडी था। और ये भी जो है ये पेरू तट के ही साथ साथ चलता है। यहाँ पर देख लीजिए तो पेरू तट के ही ये साथ साथ चलता है, लेकिन है क्या? गर्म जलधारा। तो अभी तुरंत हमने देखा पेरू धारा ठंडा और पेरू तट के साथ जो चल रहा है एल नीनो धारा वो गर्म है। यानी कि कहीं ना कहीं ये उल्टा है, इसीलिए इसको विपरीत धारा के भी नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये उत्तर से चलता है दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर चलता है ये एल नीनो धारा। ये चेम्बरबक्कम कहाँ है? तो याद रखिएगा चेन्नई के पास में है। चेम्बरबक्कम कहाँ है? तो चेम्बरबक्कम कहाँ है? तो चेन्नई के पास में है। और किस नदी पर है ये? तो अड्यार नदी पर है। वहीं पर सिक्किम की राजधानी गंगटोक की बात करें, सिक्किम की राजधानी गंगटोक की बात करें तो ये जो है रानीपुल नदी पर है। किस नदी पर है? रानीपुल नदी पर है। कौन सा जगह? तो गंगटोक। वाराणसी, वाराणसी जो है वो गंगा नदी के तट पर
स्थित है? वाराणसी। वाराणसी जो है वो गंगा नदी के तट पर है। वहीं पर नर्मदा नदी की बात करें तो भेड़ाघाट, धुआंधार, भेड़ाघाट, धुआंधार, ये दोनों जो है नर्मदा नदी पर ही स्थित जलप्रपात है। भेड़ाघाट और धुआंधार, ये दोनों जलप्रपात जो है वो नर्मदा नदी पर ही स्थित है। अगर हम लोग दामोदर घाटी की बात करें तो दामोदर घाटी जो है वो पश्चिम बंगाल में है। विजयवाड़ा। विजयवाड़ा जो है वो कृष्णा नदी पर स्थित है। विजयवाड़ा कहाँ पर है? तो कृष्णा नदी पर स्थित है। दो कलमकारी शैली है, एक मछलीपट्टनम, श्रीकालाहस्ती। मछलीपट्टनम को ही बोलते हैं श्रीकालाहस्ती। मतलब ये दोनों जो कलमकारी है वो उससे संबंधित राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। तो याद रखिएगा मछलीपट्टनम या श्रीकालाहस्ती कलमकारी। मछलीपट्टनम कलमकारी, श्रीकालाहस्ती कलमकारी, ये दोनों कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश में है। त्रिपुरा की बात करें, त्रिपुरा जो है वो पूर्ण रूप से एक राज्य के रूप में 1949 में आया था। तो ये सभी सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, दोबारा पूछे जाने का पूरा पूरा चांस बनता है। इन सभी सवालों को आप याद रखें क्योंकि ये सभी सवाल आपके एग्ज़ाम में ही पूछा गया है। ये सभी सवाल हम अपने मन से नहीं बल्कि घटनाचक्र बुक से आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत करके लाए हुए हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद।